लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल्स के, कि अल्कोहल्स कौन कौन से टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहला रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल्स का रोल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है? मेटल्स। और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ROH है, ये देखो ROH, और यहाँ पर सोडियम दिया हुआ है मेरे को। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा, स्टेबलाइज होने के लिए खुद को, नोबल गैस अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जाता है, जाएगा जाएगा जाएगा, और हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है एज H+। जैसे निकालेगा तो होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से RO- रेडी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, ठीक है। एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है ना, रेडिकल, ये रहा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन रेडिकल स्टेबल नहीं है, तो दूसरे किसी हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कंबाइन करके, किसी दूसरे हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कंबाइन करके ये H2 गैस फॉर्म करता है। मतलब मेटल के साथ रिएक्शन होने पे ये दोनों स्पीसीज फॉर्म करेगी, एक एल्कोक्साइड है, दूसरा हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी अल्कोहल्स मेटल के साथ रिएक्शन करता है, दैट इम्प्लाइज हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है और एल्कोक्साइड आयन मिलती है ना। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ के आए हो तुम लोग क्लास 10th में। देखो, जब भी एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो हमको एक फ्रूटी स्मेल एस्टर का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है ना, और ये रिवर्सिबल होती है, H+ मीडियम में होती है, जहाँ पर हमारा H2SO4 यूज़ किया जाता है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को। तो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत आसान है, इसका एस्टर फॉर्मेशन कैसे करते थे एग्जाम में याद करो। देखो, CH3 CO, और ये जो OR वाला हिस्सा है वहाँ जुड़ जाता था, एस्टर। नेक्स्ट, सिंपल, यहाँ पर भी क्या करो, जिसमें एक टेक्निक बताता हूँ जिससे तुम्हारे लिए एस्टर फॉर्मेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये OH है ना, इसको अटैक करा दो, अटैक करा दो, इसको हटा दो, दैट इम्प्लाइज यहाँ क्या बनेगा? फिनाइल है, CO है, और यहाँ पर ऑक्सीजन, कौन सा? अल्कोहल वाला, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है ना। जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन आएगा बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है, तो उस पॉजिटिव को हटाने के लिए हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर ये ग्रुप बनाओ इस तरीके से, देखो एस्टर रेडी हो गया। नेक्स्ट, अब मेनली जो मैंने पहले दो क्वेश्चंस दिए वो तो आसान था, लेकिन ये जो तीसरा क्वेश्चन है जहाँ पर हमारे पास आइसोटोपिक लेवलिंग दिख रही है, इन आइसोटोपिक लेबल्ड क्वेश्चंस को हैंडल करने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो अभी बताया ना मैंने कैसे फॉर्म करना है, बहुत आसान है। लोन पेयर है ना, इसका अटैक करा दो सीधा, और फिर प्रोडक्ट खींच दो। CH3 है, और फिर CO है, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन किसका आता है, यही सवाल होता है। तो याद रखना, ऑक्सीजन अल्कोहल का आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर O18 आ जाएगा, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, यहाँ पर CH3 लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ऑक्सीजन आप लिखते हो, ये वाला ऑक्सीजन किसका है, ये किसका ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन है या फिर इसका ऑक्सीजन है? तो याद रखना, अल्कोहल का ऑक्सीजन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कैसे होगा? इसको हटाओ, इसको अटैक करा के OH18 को हटा दो, तो कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, फिर O, फिर यहाँ पर फिनाइल। आ रहा समझ में? इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म कर दो, है ना। अब इसको भी बनाओ, कितना आसान है। ये देखो, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये अटैक करेगा, OH18 गया भाड़ में। नेक्स्ट, ये अटैक करेगा, OH18 गया भाड़ में। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बहुत आसान है, देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर OH, और हाइड्रोजन को लॉस करेगा, फिर ये ग्रुप, फिर ऑक्सीजन, फिर ये ग्रुप। देखो इस तरीके से, क्लियर है। नेक्स्ट है तीसरा रिएक्शन। दो रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। अब ये जो रिएक्शन तो उसको बोलते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन। इसको बोला जाता है फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। नेक्स्ट, हमारा रिएक्शन विद HCl है।
HCl के साथ रिएक्शन अल्कोहल तब करता है व्हेन अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव। व्हेन अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव, जब बहुत ही रिएक्टिव होगा तभी अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखने को मिलता है। तो HCl हमको पता है, अल्कोहल दिया हुआ है वहाँ पर। अब अल्कोहल के सामने एसिड रखा हुआ है, तो एसिड का काम होता है H+ देना। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो H+ है ना, ये कैच कर लेगा, खुद को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता है। हम लोग पढ़ के आए सब रिएक्शंस पीछे में है। जिसके बाद क्या होगा, ये कैच करेगा H+ को और ख़ुद को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेगा। ये रहा। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, इसको हटाना चाहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पानी बाहर निकलेगा अच्छे लिविंग ग्रुप बन के, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। अभी चेक करेगा इसको अभी क्या मिल रहा है और इससे क्या इसको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है क्या। तो इसका भी 5 अल्फ़ा मिल रहा है। 5 अल्फ़ा डेट इम्प्लाइज इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी क्या, बिल्कुल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। तो हाइड्रेट शिफ्ट करके वो पहुँच जाएगा एकदम बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोकैटायन। देखो ये देखो, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इससे ज़्यादा स्टेबलाइज हो भी नहीं सकता। तो नेक्स्ट है ये जो Cl- है ना, ये जो Cl- दिख रहा है आपको, Cl- दिख रहा है यहाँ पर फॉर्म होते हुए, ये Cl- इस पर अटैक कर देता है इस कार्बोकैटायन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होते दिखे कुछ ऐसा, तो कुछ इस तरीके से। इसको भी ट्राई करो बनाने का। चलो मैं बनाता हूँ, ये क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है। उसको ऊपर वाले को मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। इसमें देखोगे तो सिंपल कार्बोकैटायन फॉर्म कर दो। जब तुमको पता है कि H+ कैच करेगा, अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, बाहर निकलेगा न्यूट्रल ग्रुप बन के, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन तो हो जाएगा। देखो बना दिया। इसके बाद क्या है, रीअरेंजमेंट करेगा क्या, तो देख लो अभी इसकी स्टेबिलिटी 3 और इधर 4 अल्फ़ा है, मूव करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसको यहाँ हमें कितना अल्फ़ा मिल रहा है, 6 और 8 अल्फ़ा। इससे ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है नहीं, कहीं भी मूव करवा लो इसको। फिर Cl- आके इस पर अटैक कर देगा, तो जैसे अटैक करेगा तो ये देखो मेरा क्लोरीन है और यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है। वैसे इसको बनाना, देखो ये सीरीज़ है। अब इसको आप ट्राई करो खुद से करने का। जितने भी रिएक्शन है कहीं ना कहीं तुम पढ़ रखे हो इसको, और ये सब लिंक्ड है। अगर इन रिएक्शंस को आप कर पा रहे हो, डेटा इम्प्लाइज आपको याद है, आप कनेक्ट करना जानते हो। बिल्कुल कल ही समझा रहा था लेक्चर में कि दे आर नॉट इंडिविजुअल चैप्टर्स, दे आर ऑल कोरिलेटेड, एंड इफ यू कैन सॉल्व ऑल दिस रिएक्शन दैट इम्प्लाइज व्हाट, यू हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ऑल द रिएक्शंस। चलो हम लोग इसको करने का ट्राई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। बट तुम खुद से ट्राई करो इसको करने का। सोचो क्या चाहिए, Cl2 लाइट के साथ कहीं पढ़ा था क्या रिएक्शन, कहाँ पढ़ा था, अच्छा उसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे तो तभी याद आएगा जब आपने कभी कभी रिवाइज किया होगा तब। पहला है हमारा ग्रुप उसके ऊपर लगाया हुआ है Cl2 लाइट। तो जैसे Cl2 लाइट लगाओगे तो उसका प्रोडक्ट लिखना हमने सिखाया था तुमको क्लास में। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 डिग्री पे जाता है क्लोरीन हेलोजनेशन। थोड़ा नीचे कर लो इसको, तो इसका ये प्रोडक्ट आएगा क्लोरीन। तो ये यहाँ आ गया हमारा। नेक्स्ट इसके ऊपर लगाया हुआ है NaOH E2H। NaOH बेस है, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। H+ लॉस करता है तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे आता है, तो स्टेबलाइज होता है ऑक्सीजन पे, इसीलिए एसिडिक होता है। तो एसिड बेस होगा तो ETO नेगेटिव आएगा, जो मेनली देखो इसमें लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है, डाउट्स आते हैं। ETO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि अटैक कहाँ कर रहा हो। कहीं भी इसको अटैक करने तुम नहीं कह सकते कि नहीं करेगा, मेनली एज अ बेस की तरह ही करता है, क्योंकि इसकी बल्कि सिटीज़ को अलाउ नहीं करती न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए। मेनली ये बेस की तरह ही बिहेव करता है, याद रखना। अगर तुमको इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है तो उसके लिए सामने का सबस्ट्रेट डिफाइन करना पड़ेगा। 1 डिग्री मेनली पे जाकर अटैक करता है ये बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसे बेसिक काम करेगा 2 डिग्री है ना, तो होगा क्या, एलिमिनेशन करेगा E2 एलिमिनेशन। तो E2 एलिमिनेशन करेगा तो आपको जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच्ड अल्फ़ा, उसके बगल वाला बीटा, इसके बगल वाला बीटा हो जाएगा। तो एलिमिनेशन करेगा तो फिर ये जो प्रोडक्ट निकल के आएगा कुछ ऐसा आएगा प्रोडक्ट, ये देखो मेज़र में, ठीक है। ये वाला बीटा प्रोटॉन मैंने एलिमिनेट कराया है, ठीक है, इस तरीके से।
मेजर बना दिया मैंने। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास है NaI एसीटोन। जब आप इसमें NaI एसीटोन दोगे, याद करो कौन सा रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ाया था, जहाँ फ्लोरिनेशन कराने में हमको प्रॉब्लम होता था, आयोडीनेशन कराने में प्रॉब्लम होता था, तो हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवा के या फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स के थ्रू अपन प्रोड्यूस करवा लेते थे, ठीक है, आयोडाइड और फ्लोराइड। ठीक है, तो फिंकलस्टीन में हम लोग आयोडीनेशन कराते थे, ठीक है, याद आ रहा है, और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग फ्लोरिनेशन करवाते थे। तो याद करो ये सब। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन हट जाएगा, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, SN2 होता है ये रिएक्शन। नेक्स्ट, इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH लगा हुआ है। अब अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन कराएगा, एक्वस SN2 कराता है। तो यहाँ पर है अल्कोहलिक KOH, नो नो नो, ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड है। तो अब एलिमिनेशन करवाएगा, लेकिन एलिमिनेशन में जो अब हमारा अल्फ़ा है, बीटा बीटा, क्योंकि बल्कि बेस है, इस केस में जो एलिमिनेशन होता है उससे जब प्रोडक्ट ने होफमैन मेज़र होता है, तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ये आएगा मेज़र। नेक्स्ट है अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH के केस में मेज़र आएगा तुम्हारी ये प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है HBr/O2। तो थोड़ा सा मैं इसको इसके बाद दिस इज़ C। ये C आ गया है मेरा, ठीक है, ये मेरा A था, B था, और ऊपर M था, इधर N था। नेक्स्ट है HBr/O2। तो HBr/O2 के साथ हमारे दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, लेकिन उसमें से एक मेजर होता है HBr/O2। एक बार रेडिकल यहाँ डालो और Br लगाओ, फिर एक बार ब्रोमीन इधर लगाओ और रेडिकल यहाँ डालो। तुमको पता है ये तुम्हारा क्या मेज़र है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर से कितना मिल रहा है, 6, इधर से 7 अल्फ़ा मिल रहा है ना, 7 अल्फ़ा, और इस रेडिकल को कितना मिल रहा है, 3 अल्फ़ा। दैट इम्प्लाइज ये मेज़र हो जाएगा, मेज़र हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी यहीं से आएगा। एक हटा दो इसको, भीड़ कर रहा है, जो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा तुम्हारा, देखो ब्रोमीन, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, HBr सिर्फ लगाया हुआ है। जब इस HBr लगा दोगे तो कार्बोकेटाइन से जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो इस पर ब्रोमीन जोड़ दो, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट आ गया वो कौन सा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो L आ रहा है, ठीक है। और यहाँ जो प्रोडक्ट आया है H2O2 के साथ K आया है। इसके बाद है H+H2O। C पे H+H2O लगाया हुआ है, तो कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लो। यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इसके अब इससे ज़्यादा स्टेबल भी नहीं हो सकता, तो पानी से अटैक करा दो। जैसे पानी से अटैक कराओगे यहाँ पर OH आ जाएगा, ये देखो। नेक्स्ट NaNH2। B पे सोडामाइड लगाया हुआ है NaNH2, ये भी एलिमिनेशन कराएगा, E2 एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन करा के प्रोडक्ट बना देगा E2 एलिमिनेशन। इस पर एक बार H2O2 V2S6, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ऐसा अल्कोहल कल ही बनाना सिखाया है। और जस्ट इसमें ऑक्सीमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन का उल्टा प्रोडक्ट आता है HgOHc का H2O NaBH4। कुछ ऐसा। नेक्स्ट मेरा G हो गया, और ये H, और ये I। नेक्स्ट है A पे AgF लगाया हुआ है, तो यहाँ पर AgF लगाओ, फिर से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन स्वार्ट्स मेटल फ्लोराइड्स के साथ। फिर अल्कोहलिक KOH है, लेकिन इसमें जो लिविंग ग्रुप है ये ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्लोरीन है चाहे Na3 पॉजिटिव या बेस, बल्कि उस केस में तुम्हारा होफमैन प्रोडक्ट जो आता है वो मेजर आता है। तो प्रोडक्ट कैसा होगा, कुछ ऐसा। क्लियर।
अब यहाँ पर H के बाद J भी है, तो यहाँ पर इन्होंने HCl लगाया हुआ है। HCl लगाया हुआ है तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दो, रीअरेंज करेगा तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होकर कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद Cl- इस पर अटैक कर देगा। देखो तुम बना पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट, ल्यूकास टेस्ट। ये अल्कोहल्स के टेस्ट के लिए होता है कि वो अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी है। मतलब OH अगर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो आइडिया कैसे लगेगा हमको, तो देखो अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो रिएजेंट क्या होता है ल्यूकास टेस्ट का, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl, सूखा हुआ जिंक क्लोराइड जिसमें पानी नहीं है, ठीक है, और उसके साथ HCl। तो कभी कभी रिएजेंट भी पूछता है कि ल्यूकास टेस्ट में रिएजेंट कौन सा होता है, तो याद होना चाहिए। तो कैसे आइडिया लगता है, तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे मान लो 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से है अटैच है, इसीलिए हम उसको 1 डिग्री कह रहे हैं। ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, जो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 डिग्री अल्कोहल है ना। तो जैसे आपने इसमें रिएजेंट पोर किया, इसमें रिएजेंट पोर किया, इसमें रिएजेंट पोर हो गया, आप ये ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पर इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, इमीडिएट टर्बिडिटी यहाँ पर 5 मिनट के बाद आता है, यहाँ तो आता ही नहीं है, लेकिन 30 मिनट तक इसको थोड़ा गर्म करोगे तब टर्बिडिटी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये पूछेगा कि 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएट टर्बिडिटी, 2 डिग्री अल्कोहल में 5 मिनट के बाद, 1 डिग्री में 30 मिनट में, वो भी गर्म करने के बाद। ऐसा क्यों होता है, लेकिन जैसे ही आप जिंक क्लोराइड यूज़ करते हो ना एज ए रिएजेंट, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है पहले के केस में 3 अल्फ़ा है स्टेबलाइज्ड, इसमें 6 अल्फ़ा है और इसमें 9 अल्फ़ा। तो होता क्या है कि ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, डेट इम्प्लाइज इसका एक्टिवेशन बैरियर लोअर हो जाता है, इसीलिए रिएक्शन स्पीड से चली जाती है। क्योंकि तुम्हें एक बात पता है, एक्टिवेशन बैरियर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ये हम लोग पढ़ के आए हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो 9 अल्फ़ा के कारण ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, जिसके कारण इसका एक्टिवेशन बैरियर कम है, तो के बड़ा होगा तो रेट ज़्यादा होगा, इसीलिए रिएक्शन जल्दी चली जाएगी और इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है। इसीलिए 3 डिग्री के केस में इमीडिएट टर्बिडिटी आती है। वाई, बिकॉज द कार्बोकेटाइन विच फॉर्म्स ड्यू टू दिस रिएजेंट, दैट पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबलाइज्ड, that's why activation energy is less, rate constant is higher, rate of reaction is higher। समझा पाओगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मैंने पूछा तुमको, ये देखो और ये भी पंगा बता रहा हूँ, पंगा कहाँ हो सकता है। ये तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन ये भी इमीडिएट दे देगा और ये भी इमीडिएट दे देगा। समझ रहे हो प्रॉब्लम, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, यहाँ पर तो 9 अल्फा स्टेबलाइज्ड है, लेकिन उससे खतरनाक तरीके से ये भी स्टेबलाइज्ड है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर 9 अल्फा है, तो दोनों इमीडिएट टर्बिडिटी दे देंगे। तो कंसेप्ट क्या था, मतलब यहाँ पर ल्यूकास फेल हो चुकी है, बात को समझो। टर्बिडिटी क्यों आ रहा है, किसी में लेट किसी में जल्दी, उसका एक्सप्लेनेशन है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये याद रखना कि ल्यूकास टेस्ट फेल हो जाता है जहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि देख सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल है, जहाँ पर 1 डिग्री के लिए मैंने कहा कि 1 डिग्री में 30 मिनट तक गर्म करना पड़ता है, लेकिन 1 डिग्री होते हुए जल्दी से दे दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड था। तो ल्यूकास फेल हो रही है, आ रहा है समझ में। तो जहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, वहाँ पर जहाँ पर कार्बोकेटाइन एक्सट्रीम स्टेबलाइज कर जाता है, डेट इम्प्लाइज वहाँ पर इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है, ठीक है। हाँ, और ये बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर SN2 से भी जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह SN1 से ही चला जाए ल्यूकास, SN2 से भी जाता है। कहाँ कहाँ,
देखो लिखा हुआ है सिंपल अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो SN2 से, बाकी यहाँ पर जो एलाइलिक बेंजाइलिक है 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 से जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो जो टर्बिडिटी आएगा वो नहीं आता है, बट हीट करने से आता है वो 30 मिनट में, और 2 डिग्री में 5 मिनट में आता है। ठीक है, और 3 डिग्री में इमीडिएट हो जाता है। याद रखना इसकी चीज़, जो इसमें इम्पोर्टेंट जिस्ट था और इसका जो फेलियर्स था ये भी मैंने तुमको समझाया है। ठीक है, और क्यों जल्दी से आता है लेट से आता है उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ, यही चीज़ समझा रहा था कि इफ 3 डिग्री और मोर स्टेबल दैन 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज फाउंड देन इमीडिएट टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड। जैसे कि तुम्हारा 1 डिग्री होते हुए भी इमीडिएट टर्बिडिटी था, क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था। नेक्स्ट, एक्चुअली सब रिएक्शन पढ़ के आए हो एल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल के साथ SOCl2 थाइनल क्लोराइड बेस्ट प्रोसेस डार्जन प्रोसेस। आप OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, Br लगाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या था, SO2 प्लस HCl बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर H3PO3। ठीक है, यहाँ पर POCl3 प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पर POBr3 प्लस HBr एज ए बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऊपर से पढ़ के आए। देखो ये सब क्या करेंगे, H प्लस का सोर्स है, H प्लस का सोर्स, तो ये H प्लस देंगे और H प्लस देंगे तो ये मेरा जो OH है एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होगा तो कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। जैसे कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा तो उस केस में फिर क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसको इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, या तो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं तो मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये मिथाइल यहाँ पर आएगा, और जैसे यहाँ पर आएगा तो होगा क्या, यहाँ पर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आपको टेम्परेचर भी मेंशन हो सकता है या फिर हीट भी दे सकता है, तो एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन हो जाएगा दैट इम्प्लाइज जो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा, मेजर प्रोडक्ट, है ना? क्लियर है? ऊपर से भी एलिमिनेशन को दाएं से, और ये मेजर है तो इधर उधर से भी एलिमिनेशन को करवा सकता है, तो वो मेजर नहीं होगा। ऐसा प्रोडक्ट भी कोई ला सकता है, बट ये मेजर नहीं है क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट कर लो ना। यहाँ पे 2 है, 3 अल्फ़ा, यहाँ पर 3 3 6 7 8 9 10 अल्फ़ा है, ये मेजर स्टेबल है ना। नेक्स्ट, कोई इधर से भी ला सकता है एलिमिनेशन, बट इसमें कितना 2, इधर 3 4 3 4 5 6 अल्फ़ा, तो ये भी माइनर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको करो। अब डिहाइड्रेशन किसका जल्दी होगा, क्योंकि तुमको पता है कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा दैट इम्प्लाइज उसका डिहाइड्रेशन का रेट ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड कर रहा है। अब इस केस में जल्दी से इसका प्रोडक्ट ड्रॉ कर लो। ये एक चीज़ याद रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के केस में जो डिहाइड्रेशन होता है उस केस में कार्बोकैटायन मूव नहीं करता है, कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होगा, सीधा एलिमिनेशन, फोर्सफुल एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर OH बाहर, इस तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। अल्कोहल या तो एल्डिहाइड में जाएगा ऑक्सीडाइज होके, या तो एसिड में जाएगा ऑक्सीडाइज होके। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल एक लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, ये जा सकता है तुम्हारा एल्डिहाइड में, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तब रिएजेंट्स हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कुछ होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके ही हेल्प से या तो अल्कोहल एल्डिहाइड में चला जाएगा या तो तुम्हारा किधर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल क्या है पहले बात को समझो। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, रिएजेंट बाद में वर्क देखते पहले। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को ले जाएंगे कहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसको कहाँ ले जाएंगे, कीटोन में। और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसके साथ रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वीक। तो वीक के केस में 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री चला जाएगा कीटोन में, और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होगा,
हमेशा की तरह, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्योंकि 3 डिग्री तो नहीं होता है, बट एक्सेप्शन है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का, जहाँ पर रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब रिएजेंट्स, काम देख लिया, अब रिएजेंट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग किसी लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उसको हाईएस्ट ऑक्सीडाइज में पहुंचा दिया जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब रिएजेंट्स देख लो, आपको रिएजेंट्स थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि एरो के ऊपर मिलता है KMnO4H+, K2Cr2O7H+, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2O, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, H2CrO4 हो गया। जोन्स रिजेंट तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत पूछता है जोन्स रिजेंट। आपको जोन्स को ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, CrO3H+, तो इसको ऐसे भी लिखता है, H2SO4 नहीं लिख के H+ लिख के छोड़ देता है, तो आपको ध्यान देना है एरो के ऊपर ऐसे भी मिला हुआ मिल सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कॉपर आ जाएगा, फिर सिंपल CrO3 एसीटोन, PCC हो गया, PDC हो गया, कॉलिन्स हो गया। इसमें से हम बता दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KMnO4, K2Cr2O7 भी मिलता है। जोन्स तो महा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है इसको। कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। PCC इंपॉर्टेंट है, PDC। तो यहाँ जितना मैंने स्टार मारा है अभी तक, मैंने क्वेश्चंस में ऑब्जर्व किया है कि ये सारे रिएजेंट्स थोड़े से पूछते हैं, जिसमें से जोन्स और PCC और कॉपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलता है, और इनके रोल्स आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर आयरो के ऊपर रिएजेंट आया तो तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप का रिएजेंट है, माइल्ड है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री के साथ नहीं करेगा। वीक है तो 1 डिग्री एल्डिहाइड में जाता है, 2 डिग्री कीटोन में जाता है, 3 डिग्री नहीं करता है एक्सेप्ट कॉपर। ठीक है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करने तो आना चाहिए ना, ये स्ट्रॉन्ग है या फिर माइल्ड है। देखो यही चीज़ है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। देखो देखो बहुत आसान है, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल है PCC, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस केस में वो एल्डिहाइड में जाता है। देखो एल्डिहाइड में पहुंचा दिया उसको। ठीक है, दो कार्बन और एल्डिहाइड में पहुंचा हुआ है। PDC 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये PDC एक माइल्ड है, तो एल्डिहाइड में पहुंचा दिया। कॉपर ये भी माइल्ड है, पहुंचा दिया एल्डिहाइड में। KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, तो इसने पहुंचा दिया एसिड में। K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो 1 डिग्री को एसिड में। ये 2 डिग्री है, तो PCC क्या है, माइल्ड है, तो ये चला गया तुम्हारा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पहुंचा दिया, कीटोन 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 कीटोन। 3 डिग्री है तो रिएक्शन नहीं होता है 3 डिग्री में, लेकिन एक्सेप्शन है कॉपर का, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉपर के साथ रिएक्शन कैसे हो जाता है। कॉपर के साथ रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, बताते रहो। देखो ऐसा है, 3 डिग्री अल्कोहल है ना, और कॉपर चढ़ाया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस में, फोर्सफुल डिहाइड्रेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये हाइड्रोजन है, और फिर यहाँ से OH बाहर निकल के आ जाता है, और यहाँ पर ये देखो प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो 3 डिग्री के साथ नहीं होता है रिएक्शन, बट एक्सेप्शन है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, जो आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि ये KMnO4H+ स्ट्रॉन्ग है कि माइल्ड है, तो हमको समझ में आता है स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग है तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 1 डिग्री एसिड में जाएगा, 2 डिग्री है तो कीटोन में जाएगा, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होगा। देखेंगे कौन अल्कोहल है, देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री है तो एसिड में ले जाएगा, तो 2 कार्बन का एसिड बना दो, हो गया 2 कार्बन का एसिड। यहाँ पर देखेंगे CrO3H+, मैंने बताया जोन्स है, तो जोन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड में ले जाता है, ये देखो हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो कितने सारे अल्कोहल्स हैं, तो PCC को पहले आइडेंटिफाई करो कि PCC कैसा है। तो PCC माइल्ड है, माइल्ड मतलब 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा, इसको कीटोन में ले गया और इसको एल्डिहाइड में, और 3 डिग्री तो कुछ करेगा नहीं, छोड़ देगा। क्लियर है, इसका प्रोडक्ट तो जान ही रहे हो, क्योंकि एक्सेप्शन में 3 डिग्री तो होता नहीं, एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बहुत आता है। ठीक है, नेक्स्ट, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक दैन बेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एक सेकेंड, देखो देखो पैरानाइट एक
देखो, पैरानाइट्रोफिनोल्स इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। ये है मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दिस इज मेरा मेटानाइट्रोफिनोल, और ये है मेरा पैरानाइट्रोफिनोल। तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और अगर एसिडिटी की बात आए तो अगर बच्चा कैसे सोचता है इसको, बच्चा ये सोचेगा कि यहाँ पर जो इफेक्ट है वो माइनस एम है, माइनस एम के साथ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है और ये माइनस एम है और उसके साथ माइनस आई। तो बच्चा ये सोचेगा कि अगर ये सब H प्लस लॉस करेंगे तो उसमें से ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि माइनस एम तो ए और सी दोनों में है, लेकिन माइनस आई यहाँ पर NO2 क्लोजर है OH के, तो यहाँ पर ये माइनस आई बहुत अच्छा खासा लग जाएगा इसके कॉन्जुगेट बेस पे, क्योंकि NO2 क्लोजर है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा और स्टेबलाइज कर देगा कॉन्जुगेट बेस को। और ये बच्चा ये सोचेगा कि ए ज़्यादा होगा, उसके बाद सी ज़्यादा होगा, उसके बाद बी होगा। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस केस में। इस केस में ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दिया हुआ है और हर साल पूछा जाता है घुमा घुमा के, कोई ना कोई देखना स्क्रिप्ट में आता है क्वेश्चन। यहाँ पर ये चीज़ है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एक नया इंटरेक्शन डेवलप्ड है, जिसके कारण ये वाला जो हाइड्रोजन है ना उसको निकलने में प्रॉब्लम होता है। और एसिडिटी मतलब H प्लस का लॉस। जब ये हाइड्रोजन निकल ही नहीं पा रहा है H प्लस, दैट इम्प्लाइज ये अपनी एसिडिटी तो सो ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए याद रखना कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ना सी, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। अब ये पैरानाइट्रोफिनॉल बी और ए दोनों से क्या, यस, ए से भी ज़्यादा एसिडिक होता है और बी से भी। क्लियर है। तो ए की एसिडिटी कम क्यों हुई, ए की एसिडिटी इसीलिए कम हुई क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से H प्लस का लॉस मुश्किल हो चुका था, इसलिए ए पीछे हो जाता है सी से। क्लियर है। सी में तो तुम देख सकते हो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए तुम्हारा जो सी की एसिडिटी है वह हायर होती है। और ये माइनस आई है ना, इसलिए क्योंकि दोनों में माइनस एम था, ए और सी दोनों में माइनस एम था, ठीक है, इसीलिए ए और सी तो आगे होंगे बी से, लेकिन ए सी में जो तुम्हारा आंसर था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है हमारा। इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट। इथेनॉल क्या होता है, ये चीज़, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कहाँ से दे देगा इमीडिएट टर्बिडिटी। और एक चीज़ है, एक बॉइलिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन बनता है। बॉइलिंग पॉइंट का कैसे, जैसे एसिडिटी का ऑर्डर तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले पैरा वाला होगा, पैरा, उसके बाद आपका ऑर्थो वाला, उसके बाद मेटा वाला, एक है बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के केस में सपोज मेरे पास एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल। सो अगर इफ़ यू वांट टू कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, 100 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर। नहीं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि दो पानी आपस में अच्छा इंट्रैक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना अच्छा खासा आ रहा है। तो अब इन दोनों के केस में, ऑर्थो और पैरा केस में, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बात समझो, ये होगा क्या कि पैरानाइट्रोफिनॉल है ना किसी दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ क्या कर लेगा बताओ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। क्लियर है। इसके कारण क्या होगा कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई हो जाएगा और इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल एसिडिटी में भी जीत रही है और कहीं ना कहीं तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट में भी। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में क्या होगा कि इसके पास इंट्रामोलिकुलर है, खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, और यहाँ पर हो रहा है इंटर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको बोलते हैं इंटर। सो
अगर हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में देखें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब ये किसी अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। इसलिए इस केस में क्या होता है, आईएमएफ इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल किसी दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ इंटरमोलिकुलर, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अगर हम लोग इंट्रैक्शन की बात करें तो इंटर कहते हैं। सो पैरानाइट्रोफिनॉल किसी दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए आईएमएफ बढ़ जाता है। तो उस आईएमएफ को ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्लियर है। वेरस अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो उस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए कोई एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल किसी दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं आने पाता, और इसीलिए इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम आता है। ये एसिडिटी और बॉइलिंग पॉइंट का सवाल बहुत फेमस है, ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्कोहल है, केमिकल रिएक्शन H3PO4 के साथ है। तो H3PO4 क्या होता है, एसिड। तो एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। तो H+ देगा ये, तो कैच करेगा, कैच करके एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा स्टेबलाइज हो नहीं सकता, तो इस पर I- अटैक करेगा। तो जैसा I- अटैक करेगा तो आयोडाइड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इस पर मैग्नीशियम लगाया हुआ है, मैग्नीशियम लगाया हुआ है तो मैग्नीशियम इंसर्ट कर जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल भी देता है या फिर बेस, दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ये देखो ऐसा कुछ। अब इस पर D2O लगाया हुआ है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से D+ निकलेगा, दैट इम्प्लाइज ये मेरा किसकी तरह काम करेगा, बेस। जैसे H2O D2O T2O, ये -D+ को कैच करके यहाँ पर ड्यूटेरियम बना देगा। देखो इस तरीके से। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो मैंने बताया था ऊपर में कि जिस अल्कोहल का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, दैट इम्प्लाइज उसका डिहाइड्रेशन सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। तो तुम सब में केस में कार्बोकेटाइन फॉर्म करो। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक सेकेंड। सो दिस इज A B C D। अब ए को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा sp2 में है, sp2 लोकलाइज्ड है, जमा हुआ है, मूव भी नहीं कर सकता। यहाँ पर 2 पाई का रेजोनेंस है, यहाँ पर 4 अल्फ़ा, यहाँ पर रेजोनेंस है 1 पाई का। दैट एम्प्लाइज सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन किसका स्पीड होगा, बी का, इसके बाद डी का क्योंकि 1 पाई का रेजोनेंस है, फिर सी का, उसके बाद ए का। ए सबसे पीछे इसीलिए क्योंकि वो sp2 कार्बन पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, बहुत से लोकलाइज्ड है, दैट इम्प्लाइज ए सबसे पीछे। तो दिस इज़ द ट्रेंड। नेक्स्ट, इसको खुद से बनाओ। देखो H+ दो, उसको कार्बोकेटाइन फॉर्म करो, फिर रीअरेंज करो, एलिमिनेशन करा दो। क्यों, क्योंकि हीट है, और अगर हीट होगा तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है HCl। तो HCl है, H+ है, H+ है, कैच करेगा। अब देखो सवाल उठ गया, यहाँ पर ये अल्कोहल भी है, कॉमन सेंस लगाओ, कौन सा वेज कैच करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, दिस अल्कोहल विल नॉट कैच, क्योंकि कैच करके बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड कैसे हो जाएगा बताओ, वो sp2 कार्बन पे आ जाएगा, पाई पॉइंट पे आ जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो क्यों कैच करेगा, नीचे वाला OH, ऊपर वाला OH कैच करेगा। ये ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जैसे OH है, H+ कैच करेगा, पानी बाहर बनेगा, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, और ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा 3 पाई का रेजोनेंस से, इसीलिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, ये देखो ऊपर रेजोनेंस स्टेबलाइज ना 3 पाई का रेजोनेंस है, ये नहीं कैच करेगा। उसके बाद Na लगाया हुआ है, तो आयोडीन है, इस पर अटैक करा दो। यहाँ OH। नेक्स्ट है K2Cr2O7, अभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो मिला ना, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इम्प्लाइज ये
2 डिग्री को तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो कीटोन में ले जाता है। इसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो C6H5Mg Br, तो ये क्या देगा C6H5-, तो इस पर अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा तो शिफ्ट हो जाएगा। O- है, नेक्स्ट स्टेप में H2OH+ है, तो आप इसको प्रोटॉन दे देना और फिर यहाँ पर C6H5 मतलब बेंजीन। अब इसमें से sp2 कार्बन्स है आपको। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, हाँ OH हो गया, उसके बाद H+ हीट है। तो H+ हीट है तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। रुक जाओ, हाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अभी मूव भी नहीं कर सकता क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन करा दो। एलिमिनेशन हो गया। अब आपको sp2 कार्बन काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने सब रिएजेंट्स को पढ़ा हुआ, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। सबसे पहले नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रेशन कराते हैं तो डाइल्यूट HNO3। यहाँ पर HNO3 से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो NO2+ आएगा, और कंसनट्रेटेड HNO3 से भी NO2+ आएगा। डिफरेंस है डाइल्यूट है और कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको ध्यान में रखना है, डाइल्यूट के केस में NO2+ का कंसनट्रेशन थोड़ा सा लोअर होता है, और कंसनट्रेटेड के केस में NO2+ का कंसनट्रेशन थोड़ा सा हायर होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस है। और जब डाइल्यूट के साथ कराओगे तो अब बात है कि NO2+ चिपकेगा कहाँ पर। देयर आर वेरियस पोजिशंस, ऑर्थो, मेटा, पैरा, है ना। तो याद रखना, कंसेप्ट से जाओगे तो कंसेप्ट तुमको ये बोलेगा कि जो NO2+ है वो यहाँ पैरा पे आना चाहिए, लेकिन जिसका प्रोडक्ट आता है कुछ ये आता है ऑर्थो। पता है तुमको रीज़न, और वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्चुअली पैरा पे आना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी OH का प्लस है, मैं यहाँ पर भी OH का प्लस है मैं, तो यहाँ पर पैरा पे क्या है, और देखो यहाँ पर क्या है, +M के साथ यहाँ पर -I भी लग रहा है, और यहाँ पर भी +M के साथ यहाँ पर -I लग रहा है OH का। लेकिन जो नीचे पैरा है वो बहुत दूर है ना OH से, तो पैरा पे रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, स्टिल ऑर्थो पे चला जाता है। वैसा इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीज़न। आना तो चाहिए, देखो आना तो चाहिए तुम्हारा पैरा वाला, लेकिन आ जाता ऑर्थो वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। तो यहाँ NO2 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये तुम्हारा माइनर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ NO2+ का कंसनट्रेशन हायर था, तो हम लोगों को पिक्रिक एसिड देखने को मिलता है, क्योंकि कोलिजन NO2+ का कंसनट्रेशन हायर है, और इसीलिए क्या होता है कि उसका कोलिजन ऑर्थो ऑर्थो पैरा हर तरफ से होने लग जाता है हायर कंसनट्रेशन होने के कारण। इसीलिए हमको हर पोजीशंस पे NO2 दिखने को मिलता है, और ये होता है पिक्रिक एसिड, जिसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार हम लोग Br2CCl4 लेते हैं, और Br2CCl4 यहाँ पर पोलर एप्रोटिक, पोलर क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और यहाँ पर हम लोग लिए हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है, क्यों आता है बताऊँगा। ऊपर में भी मेजर आता है, ये पैरा आना चाहिए, लेकिन ऑर्थो आता है, इसका रीज़न बता दिया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हर जगह NO2 क्यों आया, क्योंकि NO2+ का कंसनट्रेशन हायर है, तो हर एक बेंजीन के पोजीशंस के साथ कोलिजन होता है NO2 का, इसीलिए हमको NO2 दिख रहा है हर तरफ, ठीक है। मेटा पे क्यों नहीं आया, ऑब्वियसली रेजोनेंस का रीज़न है, हम बताए थे कि ऑर्थो और पैरा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है OH का मेजरमेंट के कारण, इसलिए मेटा पे नहीं आया, ऑर्थो और पैरा पे आया। नेक्स्ट है हेलोजनेशन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है ये OH है, और ये Br है, ये मेरा मेज़र होता है,
OH है, ये Br थोड़ा माइनर होता है। यहाँ पर हर तरफ ब्रोमीन आ जाता है। देखो ध्यान से रीज़न क्या है। सबसे पहले एक बात समझो, ऐसा इसीलिए हुआ, ये मेजर पैरा वाला क्यों आया है, ऊपर वाला केस को हैंडल करते पहले। बात ऐसा है कि OH है तो ये प्लस एम से कर रहा है और एक तरफ से माइनस आई, तो होगा क्या, यहाँ पर प्लस एम से बढ़ेगा, यहाँ पे भी प्लस एम से बढ़ेगा, है ना, दोनों पोजीशंस पे, और इक्वली बढ़ जाएगा क्योंकि प्लस एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन होगा क्या, OH दूसरी तरफ माइनस आई भी शो कर रहा है और ये पोजीशन ऑर्थो वाला ये क्लोज़र है इस OH के, तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो से। दैट इम्प्लाइज पैरा पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पैरा है ये फार है और ये क्लोज़र है, ऑर्थो क्लोज़र है OH के, तो क्लोज़र है तो बहुत ज़्यादा निकाल लेगा ऑर्थो से, बहुत ज़्यादा निकाल लेगा तो ऑर्थो पे बचेगा ही नहीं, और इसीलिए हमको जो ब्रोमीन है मैक्सिमम अटैच होता है पैरा से दिखता है। ये देखो पहला अलग केस क्लियर हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि OH माइनस आई शो कर रहा है और ऑर्थो से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकाल लेता है, जिसके कारण ऑर्थो पे बहुत ही लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है और इसीलिए वहाँ पर हमारे केस में जो ब्रोमीन है वो पैरा पे जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इस केस में क्या है ना, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के केस में हर तरफ ब्रोमीन क्यों आया, वैसे इसीलिए क्योंकि जैसे ही आप फिनोल को पोलर प्रोटेक्ट मीडियम देते हो तो ये अपना H+ लॉस कर देता है। क्यों, पानी कम एसिडिक है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि फिनोल के केस में अगर फिनोल H+ छोड़ता है तो फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो इसमें, और इसका नेगेटिव चार्ज फिनाइल के रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है इसीलिए। लेकिन पानी के केस में पानी H+ छोड़ेगा तो OH- में जाएगा और वहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, या फिनोल के केस में नेगेटिव चार्ज यहाँ भी ऑक्सीजन पे है लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए फिनोल H+ छोड़ देता है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। आए समझ में, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ फिनाइल। अब इस केस में इस O- का प्लस एम, क्योंकि O- का प्लस एम तुमको बताया ना, जब हम जोसे में पढ़ा रहे थे तुमको प्लस एम के बारे में तो समझाया था कि O- का प्लस एम दैट इज प्लाइस, अगर नेगेटिव चार्ज होता है जिस आइटम पे उसका प्लस एम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए क्या होता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पे, और इसीलिए जो ब्रोमोनियम आयन है वो हर जगह आके स्टिक हो जाता है, Br Br और Br, और फिर ये प्रोटोन ले लेगा, प्रोटोन लेके OH सॉल्यूशन से, पानी से, और हमको ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो पोलर प्रोटेक्ट के केस में हर जगह ब्रोमीन क्यों मिला हमको, हर जगह ब्रोमीन हमको इसीलिए मिला, वैसा इसीलिए क्योंकि पोलर प्रोटेक्ट के केस में फिनोल H+ लॉस करके फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनोक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद जो O- है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पे, इसीलिए हमको ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो एनर्जी नहीं मिल पा रहा है मेरे को समझाने के लिए, तो जितना पढ़ाया उसको थोड़ा रिवाइज़ करना। ठीक है, चलो थैंक यू।